हेलो एवरीवन, दिस इज लोकेश सारस्वत। लास्ट टाइम आपको चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट कराया था। अब नेक्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो लाइफ फंक्शंस हैं, जो कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में बताए थे, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे कौन से फंक्शन कर पाते हैं जो नॉन लिविंग नहीं कर सकते। एक्सक्रीशन, जो कि आप चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, ग्रोथ, मूवमेंट, न्यूट्रिशन, ये भी फर्स्ट चैप्टर में हो चुका है, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो डन, रिप्रोडक्शन एंड सेंसिटिविटी टू स्टिमुलाई। तो इस चैप्टर में थर्ड वाले में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। ओके, स्टार्टिंग करते हैं इसी वर्ड से कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? Reproduction is the process of living organism by which they produce their young ones of the same species। यानी कि जिस स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म है वो अपने ही जैसी एक कॉपी बनाता है। ठीक है, इसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है, ताकि उसकी स्पीसीज सर्वाइव कर सके और स्पीसीज से एक दूसरे पर इंटरकनेक्टेड रह सके, एक दूसरे पर डिपेंडेंट रह सके। रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट इज asexual reproduction and second one is sexual mode of reproduction। ओके, तो पहले हम एक्सप्लेन करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो टाइप है जिसमें कि दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कंबाइन होने की जरूरत नहीं होती और ना ही उनके गैमीट के इन्वॉल्वमेंट की। गैमीट्स बोलते हैं सेक्स सेल्स को, जैसे स्पर्म एंड ओवम। तो यहाँ दो ऑर्गेनिजम्स और उनके गैमीट के कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं होती, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से ही आगे की जनरेशन बन जाती है। और इसके एग्जांपल हैं बडिंग, बाइनरी फिजन। ओके, तो बडिंग, बाइनरी फिजन ये कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं? जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया। ओके, और मल्टीसेलुलर में हाइड्रा। तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद आता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। Sexual mode of reproduction is the type of reproduction in which two parents are involved and their gametes are also involved। ठीक है, इसमें दो लिविंग ऑर्गेनिज्म का और उनके गैमीट्स के कॉम्बिनेशन का रिक्वायरमेंट रहती है, जिसकी वजह से ये रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है और फिर उसकी नई जनरेशन प्रोड्यूस हो पाती है। अब जितने भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अराउंड देखते हैं मल्टी सेल्यूलर, ठीक है, उन सब में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। फिर चाहे वो ओविपेरस हों या विविपेरस हों, यानी कि अंडे देने वाले हों या बच्चे देने वाले हों, दोनों में ही सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग, लॉइन, काउ, टाइगर, डॉग और जितने भी बर्ड्स हैं, फिश हैं, इन सब में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑलराइट, तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको बताया गया कि रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम कंसीडर करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही है जिसमें कि दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं होता और ना ही उनके गैमेट्स का। तो ये 6 तरह के होते हैं: फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं पहले फिजन से। फिजन का मतलब होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का स्प्लिट हो जाना और दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में उसका डिवाइड होकर नए ऑर्गेनिजम्स बनाना। ठीक है, तो इसी कड़ी में पहला हमारा आता है बाइनरी फिजन, क्योंकि ये दो तरह के होता है, एक बाइनरी फिजन और दूसरा मल्टीपल फिजन। पहले हम कंसीडर करेंगे बाइनरी फिजन को। Binary fission is the type of asexual reproduction in which organism's body splits into two new organisms। It means the parent body divides into two new organisms। Okay, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड होकर दो पार्ट्स में, यानी कि दो नए सेल्स बना देता है।
और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। ठीक है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, लीशमैनिया, इनमें बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, अमीबा में कह लो या पैरामीशियम में कह लो, दोनों में तरीका एक ही है। वो ये कि जैसे जैसे अमीबा ग्रो होता चला जाता है, मैच्योरिटी पर पहुंच जाता है, वैसे ही उसकी बॉडी में बाइनरी फिजन स्टार्ट हो जाता है। और बाइनरी फिजन में सबसे पहला जो इसमें पार्ट आता है वो आता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो प्रोसेस है, देखिए कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, तो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि न्यूक्लियर का डिवीजन होता है। इसका जो न्यूक्लियस है वो लेंथन होने लगता है, लेंथ में बढ़ने लगता है और फिर उसके बाद वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। दूसरी प्रोसेस आती है साइटोकाइनेसिस। इसका भी मीनिंग इसी के नाम में छुपा हुआ है। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म और काइनेसिस मीन्स सेम डिवीजन, यानी न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। और जब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है तो जो दोनों सेल आपस में जुड़ी हुई हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं एंड दे आर कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियाई और डॉटर अमीबी। जैसे न्यूक्लियस का प्लूरल होता है न्यूक्लियाई, ऐसे ही अमीबा का प्लूरल होता है अमीबी। ओके, अब इस प्रोसेस को हम डायग्राम से बहुत इजीली समझ जाएंगे। तो ये है अमीबा में बाइनरी फिजन। इसमें आपको पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल का बना हुआ होता है, जिसमें कि जेली लाइक सब्सटेंस साइटोप्लाज्म, फूड वैक्यूल और सेंट्रल पार्ट्स न्यूक्लियस, ये इसके अंदर मौजूद होता है। ठीक है, जैसे जैसे ये ग्रो होने लगता है उसके बाद इसमें स्टार्टिंग होती है पहले कैरियोकाइनेसिस की, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन स्टार्ट होता है। न्यूक्लियस यहाँ पर लेंथन हो रहा है, थोड़ा लेंथ में बढ़ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस ये आएगी कि वो न्यूक्लियस एक दूसरे से सेपरेट होकर दो न्यूक्लियाई बन जाएंगी। ठीक है, न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद साइटोकाइनेसिस हो गया, यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों सेल्स एक दूसरे से दूर दूर होती चली आ रही है और इसका साइटोप्लाज्म दोनों सेल्स में सेपरेट हो गया है। बस बीच में एक छोटा सा फरो बचा हुआ है जो कि सेपरेट होना रह गया है। तो नेक्स्ट प्रोसेस में वो फरो भी दूर हो जाएगा और दोनों सेल्स सेपरेट हो जाएंगी। दीज आर कॉल्ड टू डॉटर अमीबी। ठीक है, और इसमें खास बात यह है कि इसी वजह से अमीबा इमोर्टल भी कहा जा सकता है, क्योंकि जब ये ग्रो हो जाता है, मेच्योरिटी पर आ जाता है और उसके बाद जब इसकी लाइफ स्पैन खत्म होने को होती है, उससे पहले ही अपनी बॉडी को स्प्लिट कर लेता है और अपने ही जैसा एक और ऑर्गेनिज्म बना लेता है। ठीक है, तो हम यहां पर ये भी कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जब सेल डिवीजन होता है, वही सेल डिवीजन उनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। ओके, यही सेम प्रोसीजर बाइनरी फिजन का लीशमैनिया और पैरामीशियम में फॉलो होता है। फिजन का दूसरा टाइप है मल्टीपल फिजन। नाम से ही पता चल रहा है कि इस प्रोसेस में एक ऑर्गेनिज्म से मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो स्प्लिट होता है दो से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स में। मेनली ये प्लाज्मोडियम में पाया जाता है और प्लाज्मोडियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है विच इज फाउंड इन द माउथ पार्ट्स ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग द डिजीज कॉल्ड मलेरिया। ठीक है, मलेरिया डिसीज में मॉस्किटो एक कैरियर की तरह काम करता है। ठीक है, बट एक्चुअल में इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है प्लाज्मोडियम। तो यहां क्या होता है कि जो सेल है इसमें न्यूक्लियस के चारों ओर जो साइटोप्लाज्म है वो थोड़ा ज्यादा अमाउंट में होता है, और जब ये सेल बाइनरी फिजन में जाती है तो इसका जो न्यूक्लियस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होने के बजाय कई बार उसमें डिवीजन हो जाता है, यानी कई सारी न्यूक्लियाई बन जाती हैं और वो न्यूक्लियाई थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म आपस में शेयर कर लेते हैं और आपस में जुड़ी रहती हैं, और इन सेल्स के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर जिसे कि सिस्ट कहा जाता है वो बन जाती है। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन आने पर ये सिस्ट ब्रेक हो जाती है और सारी न्यूक्लियाई इससे फ्री हो जाती हैं, यानी इंडिविजुअल प्लाज्मोडियम
फ्री हो जाता है और एक बार में अराउंड 1000 प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस हो जाते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन। सेकंड टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है बडिंग। बडिंग वो प्रोसेस है जिसमें कि बड के थ्रू एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो बड के बारे में पहले जान लेते हैं। अ स्मॉल आउटग्रोथ विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द पेरेंट ऑर्गेनिज्म विच ग्रो इन साइज and ultimately separates from its parent organism and become an individual organism। तो यूनिसेलुलर में यीस्ट में बडिंग की प्रोसेस होती है और मल्टीसेलुलर में हाइड्रा में ये काम होता है। ठीक है, पहले हम कंसीडर करते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यीस्ट को, तो यीस्ट की सेल पर एक आउटग्रोथ आती है जैसे कि हम बड कह रहे हैं। ठीक है, अभी अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेता रहेगा और साइज में बढ़ता रहेगा। तो जब ये पूरी तरह से ग्रो हो जाएगा तो अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो दो यीस्ट की सेल बन गई। और मान लीजिए कि जो बड पूरी तरह से डेवलप हो चुका है वो अभी भी अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके से चेन फॉर्मेशन हो जाती है। हालांकि बाद में ये भी सब अलग अलग होंगे, लेकिन इस टाइम पर क्या होगा कि एक बार में कई सारी यीस्ट सेल बन जाएंगी। ठीक है, तो ये लॉन्ग चेन फॉर्मेशन होता है। अब आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हाइड्रा पर। याद रखिएगा कि हाइड्रा एक प्लांट नहीं बल्कि सिंपलेस्ट एनिमल है। ठीक है, पेरेंट हाइड्रा की बॉडी में क्या होता है कि बड का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, धीरे धीरे बड प्रोड्यूस होना शुरू होता है और ये बड अपने पेरेंट हाइड्रा से न्यूट्रिशन लेता रहता है, साइज में बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो इसकी जो शेप है वो बाद में बिल्कुल अपने पेरेंट हाइड्रा की तरह होने लग जाती है, जैसे कि हम न्यू हाइड्रा भी कह सकते हैं। और ग्रो होने के बाद वो अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से डिटैच हो जाएगा, यानी कि सेपरेट हो जाएगा और एक नया हाइड्रा प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही एग्जांपल यीस्ट और हाइड्रा, इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग के थ्रू होता है। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थर्ड टाइप है स्पोर फॉर्मेशन, जो कि नॉन ग्रीन प्लांट्स जैसे कि फंगस यानी राइजोपस एंड म्यूकर, दीज आर कॉल्ड फंजाई। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फंजाई, जिसमें कि हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे राइजोपस को। और राइजोपस का दूसरा नाम होता है ब्रेड मोल्ड, जिसे कि एक फंगस कहा जाता है। यानी कि आप जब ब्रेड को रेफ्रिजरेटर में नहीं रखते हैं और ऐसे ही कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे तो उस पर आप देखेंगे ग्रे कलर की लेयर आ जाती है, और ये जो लेयर होती है एक्चुअल में फंगस होता है। उस फंगस का नाम होता है राइजोपस और इसका दूसरा नाम है ब्रेड मोल्ड। क्योंकि ये ब्रेड पर आई है इसलिए इस मोल्ड का नाम है ब्रेड मोल्ड। अगर हम उस ब्रेड के स्लाइस को माइक्रोस्कोप में या फिर एक मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखेंगे तो हम ये ऑब्जर्व कर पाएंगे कि उस पर एक इस तरीके का प्लांट जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ होगा। ठीक है, अब इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है कि ये रिप्रोडक्टिव यूनिट्स जिसे कि स्पोर कहा जाता है उसे ये प्रोड्यूस करता है। इसमें स्टेम जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है और ऊपर जो आपको बल्ब जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसे स्पोरेंजियम कहा जाता है। इन्हीं स्पोरेंजियम के अंदर ये रिप्रोडक्टिव यूनिट्स यानी कि स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं टाइम के साथ फिर बाद में इनकी जो आउटर कवरिंग है वो बर्स्ट हो जाती है और सारे ही स्पोर यहां से फ्री हो जाते हैं और एयर में मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है, एयर में मिलने के बाद इनकी जो फेवरेबल कंडीशन होती है वो होती है डैम्प एंड वार्म एटमोस्फियर, यानी थोड़ी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर ज्यादा होना। ठीक है, इन कंडीशन में क्या होता है कि ये किसी भी ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस पर जैसे कि ब्रेड हुआ या फिर चपाती हुई उस पर ये आ जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर इस जैसा स्ट्रक्चर बनने लगता है, जिसकी वजह से हम कुछ टाइम बाद देखते हैं कि वो चीज खराब हो चुकी है, उसका कलर थोड़ा फेड हो चुका होता है, थोड़ा ग्रेइश कलर हो जाता है, जिसे कि हम कॉमनली फंगस कहते हैं कि ब्रेड पर फंगस लग गई है। ठीक है, तो इस तरीके से वो चीज हमारे लिए तो स्पॉइल हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हम ये देख पाएंगे कि स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ये जो फंगस है ये रिप्रोडक्शन कर पाता है। फंगस के अलावा ये रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे कि मॉस एंड फर्न इनमें भी
स्पोर फॉर्मेशन के जरिए ही रिप्रोडक्शन हो पाता है।